हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के कंप्लीट फंडामेंटल्स और क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, और चैप्टर नंबर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां वेरिएबल कितने आएंगे? टू वेरिएबल्स आएंगे। कितने आएंगे बेटा? टू वेरिएबल आएंगे। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, वो आप याद रखना। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है कि ax प्लस का by प्लस c इक्वल में क्या है होती है। ये आप होती है जनरल फॉर्म होती है। और यहां आपसे वेर को चले, वेर क्या बताओ, या से पूछ ले या c के साथ कोई वेरिएबल नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी बेटा? कांस्टेंट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? कांस्टेंट होगी। b आपका है कोएफिशिएंट ऑफ, b है आपका कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब y का कोएफिशिएंट। y के आगे जो भी वैल्यू होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो आपका क्या हो जाएगा? b। और a हो जाएगा आपके सामने कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे जो भी लिख रखा है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो आपका क्या हो जाएगा? a। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स आएंगे। टू वेरिएबल्स में एक x आएगा और एक क्या आएगा? y आएगा। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। और वेर करके ये लिख देना आप कि जो a, b और c है क्या एक्चुअल में? a जो है वो कोएफिशिएंट है किसका? x का, मतलब x के आगे जो भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपका क्या हो जाएगा? a। और b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब जो भी y के आगे लिख रखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और c आपके वेरिएबल कोई साथ में आया नहीं, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट। वैल्यू भी लिख सकते हो, ओनली फॉर कांस्टेंट b लिखो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ कि मैं अगर यहां से कोई एक इक्वेशन लिखता हूं 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल में क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। माइनस 2x माइनस का 3y प्लस 4 इक्वल में क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। और फिर मैं आपसे पूछूंगी यहां पर a की वैल्यू क्या है? यहां पर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? a की वैल्यू। मैंने बोला था a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे क्या लिख रखा है? x के आगे बेटा यहां क्या लिख रखा है? 2 लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 2। और फिर मैं यहां से आपसे पूछूं b की वैल्यू। b होता है जो x का, y का कोएफिशिएंट है। y का कोएफिशिएंट है कितना यहां पर? वो है माइनस का 3। क्या है बेटा? -3। और c आपसे पूछ ले, वो है आपका कांस्टेंट, मतलब 4। ये तो आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी। यहां जो सिलेबस में है, यहां एक इक्वेशन नहीं होगी, यहां कितनी इक्वेशंस होगी? टोटल 2 इक्वेशंस होगी। कितनी होगी? 2 इक्वेशंस होगी। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है? तो अगर मैं यहां से लिखूं कि 2x माइनस का 3y, सेम लिख दूं प्लस का 4, एक इक्वेशन इक्वल में 0, एक इक्वेशन आपके सामने ये है। और एक इक्वेशन लिख दी जाए 9x प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल में 0, फिर ये सेकंड इक्वेशन। फिर मैं आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ABC पूछूं, तो फिर यहां गड़बड़ हो रहा है मामला। जब इक्वेशन ए की दे रखी हो, तो आपने 9th क्लास में 4th चैप्टर ये पढ़ा था, ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड की थी। किसकी वैल्यू फाइंड की थी? ए बी सी की। ठीक है, लेकिन यहां इक्वेशंस कितनी नजर आ रही है आपको? 2 इक्वेशंस नजर आ रही है। तो ज्यादा कोई काम है नहीं। जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, वो इक्वेशन फर्स्ट है, तो आप तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तो होगी आपके पास। आपके पास ए होगा, बी होगा, सी होगा। लेकिन ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो उसको हम बोलेंगे A1 B1 और क्या बोलेंगे बेटा? C1 बोलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जो भी वेरिएबल्स A B C था, वो आपका क्या हो जाएगा? A1 B1 और C1 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर जब सेकंड में आएंगे, तो सेकंड में A क्या हो जाएगा? A2, और फिर हो जाएगा ये B2, और फिर ये हो जाएगा C2। फर्स्ट में A1 B1 C1, सेकंड में A2 B2 और क्या हो जाएगा? C2। फर्स्ट में A का मतलब, A1 का मतलब है जो x का कोएफिशिएंट है, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू होगी आपके पास -3 और C1 की वैल्यू होगी आपके पास 4। ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड में x का जो कोएफिशिएंट है A होगा, लेकिन इक्वेशन सेकंड में इसका मतलब A2 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 9, B2 हो जाएगा आपके पास में 4 और C2 हो जाएगा आपके पास में माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। ये आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई। जनरल फॉर्म तो हमें पता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 होता है। ये तो एक इक्वेशन जब होगी ना, तब आप a b c क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। a b c आप क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस दिन आपके सामने 2 इक्वेशंस नजर आई, और ये जो सिलेबस है
इसके अंदर आपको कितनी इक्वेशंस नजर आएगी? दो ही इक्वेशंस नजर आएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो जो फर्स्ट है उसमें ए बी सी तो होगा, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम बोल देंगे A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 बोल देंगे। और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको हम बोल देंगे A2 B2 और C2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहां पर काम। अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल वे में बात करूं, तो अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? कोई ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ में आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्सिस होती है आपकी। और यहां पर ऐसा हो सकता है एक सिंगल लाइन यहां से चली जाए, फिर एक लाइन यहां से चली जाए, ऐसी टू लाइंस हो सकती है। फिर मैं कोई एक ग्राफ और बना दूं जिसके अंदर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है? वाई डैश एक्सिस। और एक ऐसा हो सकता है कि एक लाइन यहां पर हो और सेकंड लाइन ऐसे जाए और वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाए ऐसे। और एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? आपका वाई डैश एक्सिस हो गया। एक इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि फर्स्ट लाइन भी आपने यहीं बनाई, सेकंड लाइन भी इसके ऊपर बनाई। मतलब ये देखो कि ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर वापस ऐसे आ जाए, इस मार्कर के ऊपर क्या आ जाए? वापस ऐसे आ जाए, इसी के ऊपर वापस से सेकंड वाली लाइन और आ जाए। ग्राफ में थ्री कंडीशंस बनेगी, थ्री कंडीशन ही वैलिड होती है कि एक ऐसा हो जाए ये टू लाइंस बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करे, मतलब ये आपकी पैरेलल लाइंस नजर आ रही, ये आपकी क्या है? कौन सी? पैरेलल लाइंस है। और ये जो है ना, ये आपके एक लाइन इधर गई, एक यहां से आई, और ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है? कट कर रही है। इसका मतलब इसको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और लेकिन ये लाइन थी ना, इसी लाइन के ऊपर हमने सेकंड वाली लाइन को वापस रखा, मतलब मार्कर के ऊपर मार्कर ये रखा, फिर इसी के ऊपर, मतलब एक्स और वाई दोनों जगह क्या आया? सेम। अगर x इक्वल 5 आया, y इक्वल -5 है, तो सेकंड इक्वेशन भी जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू भी 5 आएगी, y की वैल्यू भी क्या आएगी? -5 आएगी। ये हमने किया है। और जो ये फर्स्ट कंडीशन है इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या है ये बेटा? पैरेलल लाइंस। एक तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, इसको बोला जाता है ग्राफिकली सॉल्यूशन। आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ में आप पॉइंट निकालोगे, फिर पॉइंट को डिनोट करोगे, तो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कुछ वैल्यू आएगी, और यहां पर लाइन से ये हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लाइन के ऊपर लाइन हो, इसका मतलब इनको बोला जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। थ्री पार्ट हो गए हमने ग्राफ के। जो ग्राफिकली सॉल्यूशन है ना, इक्वल में थ्री पार्ट्स होते हैं। इक्वल में कितने होते हैं? थ्री पार्ट्स। या लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, या लाइन वापस उसी के ऊपर आएगी, मतलब इस मार्कर के ऊपर वापस ये मार्कर आ जाए। क्या आ जाए? ये वाला मार्कर आ जाए। तो जो फर्स्ट कंडीशन बनी है, ये इंटरसेक्ट कर रही नहीं रही, इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। और ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हो जाएगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये जो सब सॉल्यूशन, मतलब एक ये सॉल्यूशन, एक आपके पास में ये वाला सॉल्यूशन, और एक आपके पास ये वाला सॉल्यूशन, इनको हम बोलते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या बोला जाता है बेटा? इनको ग्राफिकली सॉल्यूशन बोला जाता है। अब मेन चीज होती है कि इसका एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी होगा। क्या होगा? एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन भी होगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन है या इंटरसेक्ट, कहीं पर इसका कोई सॉल्यूशन आया है क्या? बिल्कुल इसका कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं है। तो इसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? नो सॉल्यूशन। मैं कंप्लीट टेबल बनाऊंगा अभी, एक एक लाइन इनका रेशियो लेकर, कब कौन सा होगा और कब कौन सा होगा, अभी थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से आप समझ लें। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक यहां सॉल्यूशन आया है। आप इसका लिख सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हो? ओनली वन सॉल्यूशन। और इसका सेकंड नाम होता है, सबसे फेमस आजकल चल रहा है, जिसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हो बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन बोलो या यूनिक। और इस को यहां भी मिलता है, यहां पर भी मिल सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। जैसे जैसे लाइन आगे चढ़ती जाएगी, ऊपर नीचे होती जाएगी, सॉल्यूशन मिलते ही जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं इसके हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन।
इसके अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी तक हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल x होगा, एक क्या होगा, y होगा। एक आपका वेरिएबल x होगा, एक आपका क्या होगा, y होगा, जिसकी जनरल फॉर्म हमने लिखी है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल में क्या होगा, 0। a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c आपका है कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद हमने जब कहा कि दो वैल्यू आपको दो इक्वेशंस दे रखी होगी, तो उसमें फिर एबीसी कैसे चेक करेंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है तो उसके जो भी एबीसी होंगे ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे a1 b1 और c1 में, a1 b1 और c1 में, और जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके जो एबीसी वो कन्वर्ट हो जाएंगे a2 b2 c2। सीधा सीधा याद रख लेना, ए बी सी लिखना, इक्वेशन फर्स्ट है मतलब a1 b1 c1, और इक्वेशन सेकंड है तो एबीसी जो लिख रखा है उसमें a2 b2 और c2 हो जाएगा। सीधी सीधी, ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। अब जो इनके जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ 3 पार्ट में बन सकते हैं, या दो लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी नहीं, एक इधर बन जाए एक इधर बन जाए, वो पैरेलल लाइन से नजर आएगी, वो तो है आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन। उनका एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। फिर एक ऐसा होगा कि एक लाइन इधर से आएगी एक लाइन इधर से आएगी, वो एक जगह पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जिस दिन इंटरसेक्ट करेगी उस दिन हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा जिसको हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा, जिसका आजकल फेमस नाम ही हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट ऐसा होगा, इस लाइन के ऊपर ही वापस वो लाइन आ जाए, मतलब सेम ही पॉइंट आ जाए, उसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और इसका कोई सॉल्यूशन, खूब सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये जो लाइन बनी है इसका सॉल्यूशन यहां या कहीं पर भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका मतलब यहां हो जाएंगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये ग्राफ का पूरा बेसिक कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के हिसाब से पूरी चीजें आपके सामने है। अब इनकी एक हम बनाएंगे टेबल कि एल्जेब्रिक क्या होगा, ग्राफिकली क्या होगा, एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आएगा। क्या आएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आएगा, कि इनका क्या रेशियो होगा। अब तो ये ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन इक्वेशंस के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि मैं अगर a1 और a2 का रेशियो लूं, फिर मैं b1 और b2 का रेशियो लूं। मेरी बातों को थोड़ा समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कभी रेशियो ले लिया a1 और a2 का, फिर मैं रेशियो लूंगा b1 और b2 का, और फिर रेशियो लूंगा मैं c1 और c2 का। कभी कंडीशन ऐसी बनेगी कि तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। क्या आएगा, तीनों का रेशियो इक्वल, मतलब इसकी भी वैल्यू 1/2 आ जाए, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो आपके क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। और जिस दिन तीनों रेशियो इक्वल हो गए उस दिन हमारा जो ग्राफिकली सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा इनफाइनाइट सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सा आएगा, कोइंसिडेंट लाइन। और इसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आएगा वो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब जरूरी नहीं हर बार तीनों इक्वल हो, कभी ऐसा हो सकता है 2 इक्वल हो सकता है, थर्ड वाला क्या हो जाए आपका नॉट इक्वल हो। शुरुआत की दो वैल्यू इक्वल हो जाए, थर्ड वाली इक्वल, जैसे ये आ जाए 3/4, ये आ जाए 3/4, ये आ जाए 1/2, तो इक्वल तो नहीं है, 2 इक्वल था, थर्ड वाला क्या है, नॉट इक्वल है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, जो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनेगा, वो आपका बनेगा पैरेलल लाइंस। क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस होगी। और इसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। और कभी ऐसी कंडीशन होगी कि थर्ड की थर्ड वैल्यू आपकी नॉट इक्वल आए, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स में हो जाए b1/b2 नॉट इक्वल्स में हो जाए c1/c2, तब जो कंडीशन बनेगी वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफिकली, और उनका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये बातें थी हमारे। लेकिन जिस दिन आपके a1/a2 b1/b2 c1/c2 या तो नॉट इक्वल्स में और या इक्वल में, तब जो फॉर्मूला बनता है वो बनता कंसिस्टेंट का। एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी आपके क्वेश्चन में 3.1 में वो दे रखा, उसके लिए अगर 3 वैल्यू इक्वल है और 3 वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, या कंडीशन ये बना सकते हो a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स है c1/c2, तब भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। और एक इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है वो है पैरेलल लाइंस वाली, यानी कि a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल्स में हो जाएगा c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन बन रखी है फिर हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। ये ग्राफ का पूरा फंडामेंटल है, ज्यादा बातें हैं नहीं, ग्राफिकली सॉल्यूशन एक बार से होता है। अब इस टेबल से हम ये समझेंगे कौन सी लाइंस पैरेलल होगी, कौन सी इंटरसेक्टिंग होगी और कौन सी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, तो
अगर आपको लीनियर इक्वेशंस में कोई 2 इक्वेशंस दे रखी है तो इक्वेशंस ऐसी हो सकती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में क्या होगा 0। ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर xy जो है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप सेकंड इक्वेशन में x2 कर दो, वहां ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर फिर वेरिएबल्स चेंज हो जाए। x2 होता ही नहीं, केवल x और y ही होता है। अब इनका हम लेंगे रेशियो, और ऐसा कैसा यहां ले लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में ले लें 0, फिर हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल में हो जाएगा 0। यहां हो जाएगा a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। यहां हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल में हो जाएगा 0। ये आपके सामने कोई इक्वेशंस दे रखी होगी, इनका रेशियो किसका लेना, a1 के अपॉन में a2 लेना, b1 के अपॉन में b2 लेना, c1 के अपॉन c2 लेना। तो यहां हम रेशियो लेंगे a1 अपॉन a2, फिर लेंगे b1 अपॉन b2 और फिर लेंगे c1 अपॉन c2। और अगर रेशियो तीनों का आ गया इक्वल, 3 इक्वल आ गए, और सेकंड कंडीशन बनाएंगे a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल्स में आए c1 अपॉन c2। 2 वैल्यूज इक्वल आए, थर्ड वाली क्या आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए। और यहां बनाएंगे हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स में b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स में हो जाएगा c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, 3 कंडीशंस बताई थी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, या तो इक्वल होगी, या 2 इक्वल, थर्ड वाला नॉट इक्वल, या 3 की 3 क्या होंगी, नॉट इक्वल। तो उनका जो एल्जेब्रिक ग्राफिकली जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इस बात को ध्यान रखना, अगर 3 इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। एल्जेब्रिक जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इक्वल है तो उसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, और उसका जो एल्जेब्रिक होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर 2 इक्वल है, थर्ड वाला क्या, नॉट इक्वल है, तो वहां होगा आपका पैरेलल लाइंस, और उसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन होगा, इस बात को ध्यान रखना, पैरेलल नो सॉल्यूशन। और 3 नोट है तो उसका सॉल्यूशन होगा लाइंस, और इसका होगा आपका ओनली वन सॉल्यूशन, यानी इसका सेकंड नाम याद रखना आप, यूनिक सॉल्यूशन। ये बातें हैं हमारी, ध्यान से आप चीजों को पढ़ना कि अगर आपने कभी कोई लिया रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का लिया आपने रेशियो, और अगर रेशियो तीनों का इक्वल आया, तीनों का क्या आया, इक्वल आया, तो उसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, और उसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर आपने रेशियो लिया, फिर 2 इक्वल आया और थर्ड वाला क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया, 2 इक्वल आया, थर्ड वाला क्या आ गया, नॉट इक्वल, वहां जो सॉल्यूशन बनेगा वो ग्राफिकली बनेगा पैरेलल लाइंस, और एल्जेब्रिक बनेगा आपका नो सॉल्यूशन। और अगर 3 के 3 आपके नॉट इक्वल आ रखे हैं तो वहां पर जो ग्राफिकली बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एल्जेब्रिक बनेगा आपका ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कभी भी 3 की 3 वैल्यू इक्वल आ जाए और 3 की 3 वैल्यू नॉट इक्वल आए तो ध्यान रखना जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कंसिस्टेंट का। क्या बनेगा, कंसिस्टेंट का बनेगा। इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना। यहां भी कंसिस्टेंट बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और एक ही कंडीशन बची है, 2 इक्वल, थर्ड वाला नॉट इक्वल, उसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। ये बातें हमने कर ली इस डायग्राम के माध्यम से कि क्या चीजें क्या हो सकती है, क्या और नहीं हो सकती। हमने बातें पढ़ी है कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ रखी है, क्या रखी है, 2 इक्वेशंस आ रखी है, उनका सॉल्यूशन हमें लेना। वहां से हमें a1 b1 c1 पता है। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 होगा और सेकंड इक्वेशन में होगा a2 b2 और हो जाएगा आपका c2। फिर आपने a1 अपॉन a2 का रेशियो लिया, b1 अपॉन b2 का रेशियो लिया, c1 अपॉन c2 का लिया, और आपने ये देखा उनका रेशियो इक्वल आ गया, यानी सबके 1/2 1/2 1/2 आ गया। उनका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइंस, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आपको याद रखना वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। और अगर आपने a1/a2, b1/b2 और फिर आपने c1/c2 लिया, टू इक्वल आए, थर्ड वाला क्या आया, नॉट इक्वल, तो लाइंस हो जाएगी आपकी पैरेलल यानी ग्राफिकली। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, आपको याद रखना इनकंसिस्टेंट होगा। और फिर आपने अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिया और उनका रेशियो इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल आया, तो उनका जो ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आपको याद रखना कंसिस्टेंट। ये बातें आपको टेबल कंप्लीट याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद हो गई तो फिर जो 3.1 है उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, ग्राफ बनेगा कैसा, एक मेथड आपको ग्राफ में बता दिया जाएगा, फिर कभी भी कोई भी ग्राफ आपके क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। और एकदम बेसिक सा रूल है वो आपको ध्यान रखना ग्राफ बनाने के लिए। एग्जाम में 100% आरबीएसई बोर्ड में तो ग्राफ आएगा ही आएगा, ग्राफ तो आता है, हर साल आता है ग्राफ, तो इस बार भी ग्राफ आएगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। बाकी हमने फंडामेंटल्स पूरे क्लियर कर लिए। ये टेबल अगर आपको याद होगी तो फिर ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। कल की क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।